आपको आवाज क्लियर आ रही है? Anyone of you can reply? Okay, okay, fine. यस मैम, क्लियर है साउंड। हाँ जी आदित्य, अपने बारे में कुछ बताओ बच्चे। आदित्य, कैन यू हियर मी? आदित्य, यस मैम। हाँ जी, आपके एग्जाम कैसे हुए बेटा? मैम ठीक था। ठीक ठाक। यस मैम। सबसे अच्छा कौन सा हुआ? मैम सबसे अच्छा तो मैम बायो का था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और सबसे खराब? मैम फिजिक्स। फिजिक्स। कोई बात नहीं, फिजिक्स हम पढ़ाएंगे आपको। आप इस बार फुल फिजिक्स टीम है, शुरू से लेके आखिरी तक आपकी सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ओके, सो कोई वरीज नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा होएगा। सो और कुछ बताओ, डिनर वगैरह करके आए हो सभी? यस मैम। गुड गुड। मैम आपने कर लिया? नो, आफ्टर क्लास आई विल हैव डिनर। स्टार्ट करूं फिर मैं? अभी बच्चे तो आ नहीं रहे हैं। आपका टाइम क्या अलॉटेड है आपको? मैम 7:45 to 8:45। ओके, 2 और 3 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन आई स्टार्ट। ओके। मैम एग्जाम खत्म हो गए ना, इसलिए नहीं आ रहे बच्चे, नहीं तो भर भर के आते हैं। अच्छा, तो अब तो आना चाहिए था बिल्कुल, आपका ब्रेक भी हो गया होगा, फ्रेश माइंड है बिल्कुल। क्लासेस स्टार्ट हो गई आपके स्कूल में? यस मैम। ओके, तो आपके एग्जाम्स कब होते हैं अब इसके बाद? शायद अब तो फाइनल ही होंगे मार्च अप्रैल में। अच्छा अच्छा। हेलो वंशिका, हेलो गौरव, वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस। वंशिका, कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग। मैम ये रिकॉर्डेड सेशन फिर ग्रुप पे भी आप डाल दोगे? ये वाला पता नहीं बेटा, लेकिन आपकी जो क्लासेस होंगी वो सभी आपकी जो यूट्यूब पे आई थिंक डलती हैं, वहां आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। अभी ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें आपको प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी दी जाएगी कि आपका इस बार किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा सारा का सारा। एंड उसके बाद यू आप फॉलो कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, आपको सारा समझाया जाएगा आज, एंड आई विल सॉल्व योर डाउट्स जितने भी होंगे आपके। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मनीषा, हेलो मनीषा। मनीषा, कैन यू हियर मी बेटा? हेलो, आपके एग्जाम्स कैसे हुए? ओके, अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है आपका सेशन जो है रिकॉर्डेड होगा। ओके, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा था, अगर आप ग्रुप पर डाल दो तो और बच्चे भी देख लेंगे ना फिर। हाँ जी, नहीं डलेगा आपका सारा सेशन, अभी मैंने कंफर्म किया है, तो सारा सेशन आपको अवेलेबल होगा अब से लेकर आखिरी तक, जो भी आपकी टोटल क्लासेस रहेंगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें सॉल्व कर दी जाएगी। सो लेट मी स्टार्ट द ओरिएंटेशन। काफी बच्चे आ भी गए हैं। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू। गिव मी 1 मिनट ओनली। हाँ जी, देख पा रहे हो आप सभी?
हाँ जी यस गौरव, मैम। आपका सब कुछ क्लियर किया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जिस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, सारी की सारी, अगर आपको बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक, आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन फ्रॉम द टीम, सारी की सारी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस तक सारा रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुरु प्रसाद हैज ज्वाइंड। ओके, लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी दिल्ली से हैं? मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखिए, आप अवंती के बारे में जानते हैं कुछ? आई थिंक यू गाइज आर फेमिलियर विद अवंती। यस मैम। कितना टाइम तक आपने क्लासेस ली हैं इस पे? मैम कम से कम 1 महीना तो लिया। ओके, आई हैव गॉन थ्रू ऑल योर क्वेश्चन पेपर्स एंड मुझे पता लगा कि जो रिविजन्स आपके हुए हैं, काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम्स में। स्टूडेंट हैज गिवन द रिव्यूज। आपको हेल्प मिली अवंती से? यस मैम। मैम। ओके, पिछली बार थोड़ा टाइम कम था, ड्यूरेशन कम था, तो बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कराना पड़ा था। इस बार आपका फुल स्ट्रक्चर डिजाइन है, पूरा आपके पास शुरू से लेके आखिरी तक हम कोशिश करेंगे। इवन अगर टाइम बचेगा, देखो इट डिपेंड्स ऑल ऑन टाइम, मेरे अकेले से कराने से कुछ नहीं होगा, यू गाइज हैव टू कोऑपरेट विद मी। ओके, तो मैं आपको गाइड करूंगी, आई एम योर फ्रेंड फिलोसोफर। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सोफिया, and I have completed my masters in 2016 from Department of Physics कुरुक्षेत्र। उसके बाद मैंने 2 साल कॉलेज में काम किया है। मैंने बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एंड आई हैव डेवलप्ड द इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑल्सो। मैंने मास्टर्स इन एजुकेशन किया है। रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NGRF। ठीक है, तो पिछले 3-4 सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, फिजिक्स से और एजुकेशन बोथ। ठीक है, तो हेयर दिस टाइम आई एम सेलेक्टेड एज एसोसिएट टीचर ऑफ फिजिक्स एंड आई बी टीचिंग यू फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स किस किस को अच्छा लगता है बताइए? बलराज को अच्छा लगता है, गुड गुड। चलो अच्छी बात है, जिसको नहीं लगता उसको इस बार पक्का फिजिक्स अच्छा लगेगा। ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन एंड एवरी बेसिक। चाहे आपको आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम है ना, हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने की। टफ लगता है मनीषा को? इस बार आप मेहनत कीजिए हमारे साथ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगी, बाकी टीम आपको गाइड करेगी, और होपफुली आपको इस बार इजी लगे और फन लगे फिजिक्स। ठीक है, कोई चीज आप जब समझने लग जाओगे ना बेटा, तो आपको इजी लगने लग जाएगी। जब हमको समझ में नहीं आता, अब मैं आपको एकदम से अभी न्यूमेरिकल कराने लग जाऊं, आपको नहीं पता होगा ना कि उसको कैसे करना है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे और उसको बेसिक लेवल पे सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप एडवांस पे नहीं जा सकते। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। आज आपके पास टाइम है, 12th में आपके पास टाइम है, और आगे उसको आप यूज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई आर वी हियर? बताइए आज क्यों मिल रहे हैं हम लोग? क्या खास हो रहा है? आज ओरिएंटेशन हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि आज हम क्या करेंगे, आपके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कैसे आप पढ़ाई करेंगे शुरू से आखिर तक, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ आएंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज इंप्रूविंग सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज में एक्सेलेंस आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? बेसिक क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर रोटेशन मोशन के बारे में नहीं पता तो आप उसके न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स प्रॉपरली एंड डीपली। सेकंड, हम ट्राई करेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हम उनको कवर करें, नॉट ओनली IIT और नीट। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, उन सबको कोशिश किया जाएगा कवर करने का। आपका डिजाइन जो है सिलेबस का और मटेरियल का इसी तरीके से रखा गया है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर कर दिए जाएं। ठीक है, सो वी आर हेयर टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओलंपियाड्स। या ऑब्वियसली आप हमसे अलग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि इस चीज में वो कवर नहीं हुआ है, यू कैन कांटेक्ट अस। ओके, तो ओलंपियाड्स में भी हम आपको हेल्प करेंगे, सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन है।
देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थर्ड थिंग, जो आप बच्चे देखते हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, वो कोई डिफरेंट बच्चे नहीं है। आप ही की तरह उन्होंने यहाँ बैठ के पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी किया है, ठीक है, आप ही में से निकल के वो सिलेक्ट होते हैं। शायद वो, मान लो कल बच्चा एक सेलेक्ट हुआ है, 4 साल पहले वो यहीं पढ़ रहा था, कोई डिफरेंस नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस एंड गाइडेंस वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, स्टूडेंट लाइक यू हैव क्रैक्ड एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर वेरियस कैरियर स्ट्रीम्स। ठीक है, नाउ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जो हमसे जुड़े थे, अवंती फेलोज से जुड़े थे, जिनमें सबसे पहले हमारी फर्स्ट आईएएस ऑफिसर हैं पूजा झा। ठीक है, ये राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका 2014 में जो है इन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश करी है और इन्होंने 82nd रैंक यूपीएससी में और स्कोर किया है इन 2021। और नीट का जो एग्जाम है वो प्रिपरेशन इन्होंने अब हमारे साथ की है और वो डेंटिस्ट्री के लिए सिलेक्ट हुई है। ठीक है, ये बच्ची आप ही के साथ और आप ही की तरह इन्हीं स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से जो है उठ के आगे गए हैं। ठीक है, तो क्या फर्क है बच्चों में? कोई फर्क नहीं बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे और हमारे गाइडेंस में काम करोगे, डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी देयर। ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर शायद आपका फोटो जो है बच्चों के साथ शेयर कर रही होंगी। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आयुष, ये आयुष एमआईटी के लिए सिलेक्ट हुए। ठीक है, और ये कानपुर में ग्रू हुए हैं और इनको जो है एमएल होता है मशीन लर्निंग, वहां पर ये काम कर रहे हैं। एमआईटी के बारे में आप सब जानते हो? एनीवन ऑफ यू? नो मैम। नहीं जानते एमआईटी के बारे में? तो मैं बताती हूँ आपको, जैसे इंडिया में आईआईटी है वैसे ग्लोबल लेवल पे एमआईटी है उसी के इक्वलेंट। मतलब जो आईआईटीज का भी मास्टर है वो एमआईटी होता है। और ये बच्चा अवंती फेलोज से ही जुड़ा हुआ था, ऐसे ही रूरल एरिया से था और पढ़ा और उसने वहां पर एडमिशन पाया है। ठीक है, आपको पता है एमआईटी कहाँ पे है? यस गौरव, यू आर राइट, बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। आप बता सकते हो गौरव एमआईटी कहाँ पर है? अमेरिका। या वेरी गुड, यू हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस सब्जेक्ट। नाइस नाइस। नाउ दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट वेदांत, ये रूरल तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये आईआईटी जेईई में प्लेस हुए थे, आईआईटी मद्रास, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं कोई? मैं आपको आज प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आई एम यूजिंग पावर पॉइंट एंड इट इज इन माइक्रोसॉफ्ट। तो आप माइक्रोसॉफ्ट आपकी जिंदगी, आपकी टेक्नोलॉजी में हर जगह पे है। जानते हो आप? यस मैम। गुड। ही इज करंटली हेल्पिंग बिल्ड जार, अ फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप इन बेंगलोर। ठीक है, ये भी अवंती फेलो से ही जुड़े थे और आप ही की तरह हमारे साथ इन्होंने पढ़ाई की है। ये एक छोटा सा रफ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ये नीट के लिए है। आईआईटी और जेई का अभी हमारे पास प्रिपेयर नहीं है, वो आ जाएगा कुछ दिन में। तो यहाँ पे देखिए 2503 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था एंड 1059 जो है अपीयर हुए थे नीट के लिए एंड 650 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो परसेंटेज कितना बना? 61.38% बच्चे जो है क्वालिफाई हुए हैं नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आप 1059 में भी 650 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो इट्स अ रियली गुड स्कोर। ठीक है, तो ये एक रफ एस्टिमेट है। हमारे पास अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं, जैसे जीएनवी मॉडल्स हैं, स्टेट वाइड प्रोग्राम्स हैं, दिल्ली में अभी रिसेंटली खुला है। इंडिया में आई थिंक 21 स्टेट्स एंड 5 यूटीज तक ये पहुंच चुके हैं। इवन पुडुचेरी का एक रिजल्ट था जिसमें आई थिंक 32 स्टूडेंट्स में से 29 बच्चों ने जो है आईआईटी जेईई को क्वालिफाई किया था। ठीक है, नाउ अब आगे क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। To teach any content, we need to understand student subject knowledge, which will help us teach more effectively. देखिए, अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। यस और नो? मैं आपको कब पढ़ा Yes, सकती ma'am. हूँ? जब मुझे पता है कि आपको यहाँ तक तो आता है। सही बात है? यस मैम। ठीक है, तो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि उनके बच्चों का बेसिक कितना क्लियर है, और ताकि हम आपको उसी तरीके से जो है हेल्प प्रोवाइड कर सके। देखिए एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। शायद गौरव जो है वो अलग तरीके से सीखते हैं और हर्ष है वो अलग तरीके से सीखता है, राइट? तो हमें एज ए टीचर ये पता होना चाहिए कि आप
आपको कितना नॉलेज अभी तक जो है क्रिएट हो गया है, कितना बेसिक आपका क्लियर है, उसी हिसाब से जो है हम डेली क्लासेस लेते हैं। सो आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हम भी आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसी चीज को जानने के लिए ऑल ऑफ द टीचर वी हैव अ बिग टीम राइट नाउ। तो इस सब चीज को जानने के लिए सब बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 13 नवंबर 2022 को, ठीक है। इस टेस्ट के थ्रू हमें पता लगेगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो कितने शार्प हैं, क्या आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा इस टेस्ट के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, और जब ले लें तो मुझे एक बार मैसेज करें कि हो गया है। ज़ीबा ने ज्वाइन किया है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस मैम। गौरव ले लिया? गुड। हर्षिता आपने बेटा? हिमांशु या ओके। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ, उसमें आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेबस है। देख इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड लेट मी नो कि आपने ले लिया है। मैसेज कीजिए मुझे अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। हाँ जी, बाकी सब बच्चे मैसेज नहीं कर रहे। मनीषा ओके गुड, आयुष, हर्षिता या राइट, ठीक है। तो मैं सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। आपका जो टेस्ट होगा वो इसी सिलेबस में से कंडक्ट किया जाएगा, और फिजिक्स के तो हमने टॉपिक जो आपने कवर किए हैं ऑलमोस्ट वही रखे हैं, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। आप ये टेस्ट दीजिए, फ्री माइंड से दीजिए, नो टेंशन एट ऑल, आपको कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, बस हमें ये जानना है कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं टू रीच आवर गोल्स, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने का नहीं है इस टेस्ट का। अपना सिलेबस से गो थ्रू होइए और दीजिए टेस्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट से आई थिंक 20 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको जितना भी इसका बाकी डिटेल्स है वो शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप्स में, क्या टाइमिंग रहेगा और क्या इसके नंबर रहेंगे। सबको क्लियर है ये बात? किसी को कोई यस प्रॉब्लम मैम। है अभी तक? ठीक है। मैम जिन्हें जेई के लिए करना उन्हें फिर बायो भी करना पड़ेगा? आई थिंक एक ही दे सकते हो आप, पीसीएम या पीसीबी, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। आप बायोलॉजी से हैं? नो मैम। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछिए। मैम जैसे हम तो पीसीएम स्ट्रीम से, तो हमें बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी इस टेस्ट के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी स्ट्रीम से दीजिए पीसीएम से, और जो बायोलॉजी से वो पीसीबी से देंगे, ठीक है। क्लियर ओके है? मैम। और भी अगर आपको कोई डाउट है, मैं आपको लास्ट में एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगी, आप उस पर पूछ सकते हैं और अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अभी ओके मैम। पीसीएम, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप बायोलॉजी क्यों दोगे? बायोलॉजी वो देगा जिसको बायोलॉजी में करियर बनाना है। ओके मैम। गुड। चलिए, तो अब क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स को दो ट्रैक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड आपके उनके नाम है फोटोन और कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको फोटोन ट्रैक में दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, 12 आवर बैच एंड 6 आवर बैच। दोनों में क्या फर्क है? 12 आवर बैच में 12 क्लासेस इन अ वीक लगेंगे, यानी 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट लगेंगे, और 6 आवर बैच में क्या होगा कि 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट लगेंगे। आपका अभी पीछे आई थिंक 6 आवर बैच चल रहा था, राइट? आप हफ्ते में कितनी क्लास लेते थे फिजिक्स की? यस मैम, 2 क्लासेस लेते थे पर सब्जेक्ट। हाँ जी, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू अनदर ऑप्शन दिस टाइम, 12 आवर क्लास, मतलब कि आपको 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट मिलेंगी हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जनरली क्या होगा कि जो हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी जिससे हमें पता लगेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, उस तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे। और ये जो है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जितना टाइम आपके पास है। अगर मान लीजिए आप कहीं इन्वॉल्व हैं, आप कहीं और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए इतना टाइम नहीं होता, तो आप एक क्विक रिवीजन के लिए 6 आवर बैच ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर यूं आप फ्री हैं और आप और कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो आप शुरू से आखिरी तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप 12 आवर बैच भी ले सकते हो। ये चीज आपको क्लियर है? यस हाँ जी मैम। गौरव, आप क्या पूछ रहे हो? व्हाट इज 2?
अच्छा, 2 hours, ओके, एक दिन में 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट, यही बोल रहे हो ना आप? गौरव, यस यस, लिखा हुआ ओके। है। कैटलिस्ट भी सेम है, 12 आवर बैच है और एक 6 आवर बैच है। वही आपको चॉइसेस दी गई हैं दोनों, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं, जहां पर भी जितना भी आप प्रैक्टिस या इन्वॉल्व हैं उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाई डू वी हैव 12 आवर 6 आवर क्लासेस फॉर ईच ट्रैक? तो क्या होता है कि कई बार बच्चों के पास टाइम नहीं होता, तो हमें आपको बिठाना तो है नहीं कि आपको यहाँ पे बस कंपल्शन है, ये फ्री एजुकेशन है, फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, तो जितना आपको लगता है आपको जरूरत है, उसके हिसाब से आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज कीजिएगा। आपको आई थिंक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको जो लगे कि मुझे 12 आवर का जरूरत है, मैं और कहीं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो चूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बस एक क्विक रिवीजन का ही चाहिए है, तो 6 आवर बैच भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी, मनीषा क्लियर ओके है मैम। बेटा? मनीषा, आप बिल्कुल डरो मत, घबराओ मत, अब आराम से मेरे को मैसेज किया करो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से पूछो, कोई भी क्वेश्चन भी है तो। एंड यस नो तो बहुत इजी है रिप्लाई करना, जब मैं पूछूं तो रिप्लाई किया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रही है बात। या भूमिका, गुड गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो 2 इयर्स कोचिंग प्रोग्राम है ये। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, क्लास 11th एंड क्लास 12th सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। आपको पता है कि आगे भी अगर आप आईआईटी नीट्स देते हैं तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो आपको चाहिए होती है 12th के पेपर में, पता है ना ये बात आपको? तो आपको फोकस 11th 12th सिलेबस कवरेज पे भी करना है, तो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो आपको फीडबैक मिलता रहे कि आपका क्या टॉपिक वीक है, क्या टॉपिक आपको समझ नहीं आया, हमें भी पता लगे, ताकि हम आपको हेल्प कर सके। फाइन, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जिसको आप जब भी आपको टाइम लगता है या बिफोर टेस्ट जो है आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट्स दिए जाएंगे, डेली प्रॉब्लम दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, डाउट सॉल्विंग सेशंस कुछ टाइम के बाद रखे जाया करेंगे, ताकि कोई अगर फिर भी डाउट रह जाता है वीकली टेस्ट के बाद भी, तो हमें भी पता लगे, हम आपकी हेल्प कर सकें और आपके भी डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, लास्ट क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलिंग। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत डरते हैं कि पता नहीं पेपर में वो क्या कुछ मैं गलती कर दूं, कुछ गलत लिख दूं, इसका क्या मतलब है, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, तो बहुत एंजाइटी और नर्वसनेस हो जाती है ना जब हम फॉर्म फिल करते हैं। तो उस चीज के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लास्ट है एडमिशन सपोर्ट एंड काउंसलिंग। कोई भी आपको एडमिशन के दौरान कोई प्रॉब्लम है, या आपको और भी कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग, मान लो कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई कोर्स में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद अस। एक टीम होगी काउंसलिंग के लिए, तो आपको एडमिशन सपोर्ट एंड काउंसलिंग दिया जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि 2 ईयर कोचिंग प्रोग्राम में क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? बताइए यस मैम। मनीषा, या गुड गुड। और बाकी बच्चे कहाँ हैं? 3 4 ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, गुड गुड। जीबा गुड, हर्षिता गुड, समझ में आया? तो आपका 11th 12th का सिलेबस कवर किया जाएगा, वीकली टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वर्कशीट्स होंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और सपोर्ट होंगे एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलिंग में, और एडमिशन सपोर्ट एंड काउंसलिंग। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। शिवम, गुड गुड गुड। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ऊपर वाली स्लाइड के बाद हुआ आया, उसको कुछ पूछना हो उसमें से, अभी पूछ सकते हो आप मेरे से। बाकी मैं क्विक रिव्यू आपको लास्ट में भी दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लास्ट में आपको कोई भी अब इसके अलावा प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी जो मैंने आपको बताया इसमें प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। अदर देन दिस जो नहीं है, वो आप ये जो आपके पास कांटेक्ट है इस पे मेल कर सकते हो, वहां आप अपनी क्वारीज को डील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताइए सभी बच्चे, बताइए बताइए, कोई प्रॉब्लम और हो बेटा?
12th तक है मतलब? मानशु क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम ये क्लासेस सिर्फ 12th तक ही, 2 years। हाँ जी, ये 11th और 12th क्लास के लिए 2 साल आपकी हेल्प की जाएगी। हमारा मकसद है आपको हर तरीके से सक्षम बनाना, आपके एम्स तक पहुंचाना। हम आपके फ्रेंड्स हैं, गाइड हैं, ठीक है? तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो। हाँ जी, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ कराया जाएगा। बस आपका एक काम है, बताओ मुझे आपका क्या काम है? पढ़ाऊं तो मैगी, आप क्या करोगे बताओ? स्टडी, यस। आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है, अपने डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप मुझसे सारी चीज पूछेंगे जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ग्रुप्स में भी आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, चैट पे पूछ सकते हैं, ठीक है? आप अपने स्टडी मटेरियल से गो थ्रू हो ना। यस भूमिका, पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे और मिल के क्लियर करेंगे। हम हैं ही इसलिए, ठीक है? क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, देखो आप ऐसा नहीं करना कि बस आके बस आपने क्लास ले लिया, अटेंडेंस हो गया, नहीं। आप टाइम लगा रहे हो एंड टाइम इज वेरी प्रेशियस। आपको पता है कि आज आपने 15 मिनट दिए हैं, वो 15 मिनट दोबारा नहीं आते, पता है ना आपको? टाइम तो ऐसे जा रहा है, मतलब इतना फास्ट जा रहा है, समझ में नहीं आता। और ये जो 11th और 12th है, ये आपका बेस है, इस पे काम कीजिए। मैं बता रही हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, एंड बाय यूजिंग दैट एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू हेल्प यू। क्योंकि मुझे भी पता है एज अ स्टूडेंट मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है? तो ये 2 साल मेहनत करना है। हम यहाँ आए, प्रॉब्लम्स पूछें, डिस्कस करें, ठीक है? कोई आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है? और कभी ऐसा हुआ कि कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आई विल ट्राई कि मैं आपकी एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूं। अंतेश कुमार, कहाँ थे बेटा? बहुत लेट आए हो क्लास में। अंतेश, कैन यू हियर मी? फर्स्ट टर्म देखो हो भी गया। यस, ऐसे तो इतना जल्दी जाएगा, बस पूछो ही मत। इसलिए बहुत जरूरी है एवरी सिंगल डे, जितना टाइम आप डिवोट करो ना कहीं पे, वहां रहो 100%, ठीक है? उसके बाद चाहे आप खेलो कूदो, वेब सीरीज देखो, घूमने जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब टाइम, एक टाइम फिक्स रखो कि इस टाइम तो पढ़ना है, तो उस टाइम पढ़ना है। सबको बोल दो मुझे इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? इस तरीके से क्या होगा, आप फन भी कर सकते हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। नहीं तो लास्ट में फिर एग्जाम से पहले सब कुछ फटाफट फटाफट बुक्स खोल रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस टाइम हम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी बिजी होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम से पहुंचेंगे एम तक। बिल्कुल बेटा, टाइम सेटअप होगा हर चीज का, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें पहले से प्लान रहेंगी। कोशिश की जाएगी कि मैम फरवरी मिड तक आपका सिलेबस कवर कर दिया जाए, ठीक है? अगर पहले टाइम मिला तो जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो भी कवर करेंगे, जो अभी पीछे नहीं हो पाए, क्योंकि सब कुछ लेट स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद यूं है, एग्जाम के बाद अगर उस टाइम नहीं मिला बाई चांस टाइम, तो एग्जाम के बाद और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले जो टाइम है उसमें कोशिश करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, ट्राई करेंगे पूरा कंप्लीट करने की। मैम अब सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट होगा ना, स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होएगा। फर्स्ट चैप्टर मैं बता देती हूँ आपको, मैं अभी 15 मिनट का आपका क्लास भी लूंगी, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। सेकंड यूनिट्स टर्म, एंड डायमेंशंस कराओगे ना पहले तो? नहीं बेटा, यूनिट डायमेंशन आपका फर्स्ट टर्म में है ना, सेकंड बुक करेंगे अब हम। सेकेंड बुक में आई थिंक आप क्या थे लास्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स वगैरह, ये चैप्टर्स आपके रहेंगे। वो आपका हो चुका है पहले। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, वी विल डिस्कस दैट। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मानशु, सेकेंड टर्म बिल्कुल स्टार्टिंग से होएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग से ही पढ़े। एक एक दिन में बहुत थोड़ा थोड़ा रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बर्डन हो जाएगा आपको। 11th 12th सिलेबस भी कवर करेंगे, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे भी फोकस करेंगे, सो वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट एट ऑल। मार्च आ जाएगा, अभी सर्दियां आ जाएंगी, सर्दियों की छुट्टियां आ जाएंगी। सर्दियों की छुट्टियों में भी हम ट्राई करेंगे आपकी क्लास लेने की, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हॉलीडेज है उसमें ट्राई करेंगे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए सारा का सारा, क्योंकि उस टाइम आप फ्री भी होते हैं। मैम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में, मेरे को भी होती थी,
सबको होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते ना। अब प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आपको वीकली टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, आपको वर्कशीट्स देंगे, वो आपने कंप्लीट करनी है टाइम टू टाइम। देखो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, चीजें तो वही यूज होती है ना न्यूमेरिकल्स में। बताइए मेरे को, न्यूमेरिकल्स में ऐसा तो है नहीं कि आपका जो डायमेंशंस वाला यूनिट में हम किसी और यूनिट का पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो आपका प्रॉब्लम्स बनती हैं कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसको मजबूत कीजिए, बेसिक 2-4 क्वेश्चन लगाइए, फिर नेक्स्ट मूव कीजिए। हेलो आयुष, बहुत लेट हुआ। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको यूं लगेगा कि कितना स्कोरिंग है, न्यूमेरिकल्स आपको बहुत स्कोरिंग लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। और मैं आप ही की तरह हूँ, मेरे को भी बड़ा आलस आता था न्यूमेरिकल्स करने में, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो करना पड़ेगा। फिजिक्स आपने लिया है, मैथ्स आपने लिया है, तो आपका न्यूमेरिकल्स तो चलेंगे ही चलेंगे। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, थ्योरी पूरी बढ़िया करेंगे, बेसिक पूरा क्लियर करेंगे और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आप देखना एंड में आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, यस आई कैन डू दैट। हाँ जी, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस? इज़ार आलम, कैन यू हियर मी? यस मैम। ओह हेलो हेलो, आपके एग्जाम कैसे हुए? मैम अच्छे हुए। ओके गुड, ठीक है। आगे से कोशिश कीजिए सभी बच्चे टाइम पे आए, क्योंकि आप 15 मिनट बाद आओगे तो कुछ रिपीट भी नहीं कर पाएंगे हम, फिर फायदा नहीं है 15 मिनट बैठने का। तो ऐसे 5 मिनट पहले आया कीजिए क्लास में। ओके, गौरव पूछ रहे हैं बेसिक फ्रॉम टर्म 1 सिलेबस टर्म 1 वाज अ डिवास्टेशन सो वी कैन कंटिन्यू विद टर्म एब्सोल्युटली। यस बिल्कुल, मुझे पता लगा कि आपको टाइम कम मिला था, बहुत क्विकली जो हमारी टीम ने आपको जैसे तैसे रिवीजन कराया था, ठीक है। तो टेंशन नहीं बिल्कुल भी, शुरू से करेंगे, सारा करेंगे, बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। विहान, बहुत लेट है भाई सभी, कोशिश कीजिए सभी नेक्स्ट क्लास में टाइम से आए, ताकि मैं आपको प्रॉपरली शुरू से आखिरी तक पढ़ा सकूं, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको ओरिएंटेशन से प्रॉब्लम हो? समझ आ गया ना 12 आवर और 6 आवर? यस मैम। ठीक है, और टेस्ट का स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? दोबारा से मैम खोल दो अगर किसी ने नहीं एक लिया। बार रिपीट कर दो। हाँ जी, मैम मैं थोड़ा लेट हो गया, मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, चलो मैं आपको एक फटाफट छोटा सा रिव्यू देती हूँ। क्या हो रहा है कि आपके जो स्ट्रक्चर है वो आपका पहला टेस्ट लिया जाएगा 13 नवंबर में, उसका सिलेबस मैं अभी दोबारा से शो कर दूंगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको 2 बैचेस होंगे, फोटोन और कैटलिस्ट, दोनों में 2 चॉइसेस दी जाएंगी, 6 आवर बैच और 12 आवर बैच। 6 आवर बैच में आपका जैसे पहला शेड्यूल आपने आई थिंक क्लास अवंती में लिया होगा, सेम टू सेम है, और 12 आवर में हम 4 बार एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक हफ्ते में, ठीक है। तो सिलेबस मैं आपको शो कर देती हूँ, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया था मैंने स्क्रीनशॉट। ये अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो ले लीजिए एक बार। हाँ जी, लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए कि हाँ हो गए। बेसिक में किस किस को डर लग रहा है, मतलब लाइक बेसिक क्लियर नहीं है, लग रहा है आपको, मतलब ऐसे लग रहा हो कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया? ओके, हाँ जी, आयुष बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप उसके लिए रेज हैंड कर रहे हो क्या कि बेसिक क्लियर नहीं है? यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड। यस मैम। अच्छा अच्छा, टेंशन मतलब बेसिक की, तो वो बेसिक पढ़ाना तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और इवन हमारी सारी टीम जो है फुल रेडी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। हम हफ्ते से प्रिपरेशन ही कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस मैम। ये मैं सेकंड पेज कर रही हूँ, इसका भी ले लो। सारे फिजिक्स मतलब बायोलॉजी से भी कोई है इसमें? यस मैम। यस मैम, मैं बायोलॉजी से हूँ। ठीक है, पूरा लीजिए फिर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी।
गुड गुड हिमांशु, पीसीबी डॉक्टर बनेंगे। अपने एम्स बताओ वैसे सारे, कौन क्या क्या करना चाहते हैं। मनीषा क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, एम्स में पहुंचेंगे, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। बाकी सब सर्जन, गुड गुड, नाइस। हर्षिता डॉक्टर, वेरी गुड। हमारे इंडिया को बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर विहान, ओके फाइन, वी विल हेल्प यू टू बिकम वन। भूमिका ट्रैवलर, वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। ट्रैवलिंग किस किस को पसंद है? कार्डियोलॉजिस्ट गौरव, ओके, बहुत जरूरत है आपको। न्यूज सुनने में आ रही है ना, बहुत हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हिमांशु पांडे इंजीनियर, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? पढ़ा दो फिर मैं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कुछ तो। ठीक है, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाना है, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम फटाफट शुरू कर सकें, ठीक है। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, बताइए। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक आगे। इसके अलावा बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आखिरी के 5 मिनट में हम लोग पूछ लेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स के बारे में कितनी स्टेट्स होती हैं आपके पास, आपको पता है? मैटर की कितनी Yes, स्टेट्स? ma'am. 5 states होती हैं. 5, ओके। आप मैसेज कर सकते हो कौन कौन सी स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमारे जो सबसे फोकस रहेगा ज्यादा इस बार अभी सॉलिड्स पे है। हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ये आपका सबसे पहला यूनिट है टर्म 2 का, ठीक है। तो इसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे, आप देख सकते हो। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, हुक्स लॉ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो है टॉपिक्स कवर करेंगे। प्लाज्मा तो बहुत हाई लेवल हो जाता है, आगे आप पढ़ेंगे तब इंजीनियरिंग करोगे ना, तब देखना प्लाज्मा के बारे में बहुत कुछ आएगा, इवन मास्टर्स करोगे तो भी आएगा। ओके ओके ओके। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको देती हूँ। तो आपने बताया कि स्टेट्स होती हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में जानते हो सभी? इलास्टिसिटी, Yes, ma'am. इलास्टिक बॉडीज। उससे पहले यहां से हमारा स्टार्ट होता है, उससे पहले मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक करती हूँ जरा सी। रिजिड बॉडीज पढ़ा है आपने? यस मैम। क्या होता है रिजिड बॉडीज, बताइए। मैम जो एक्सटर्नल फोर्स से डिफॉर्म ना हो। बिल्कुल सही बात, गुड। फर्स्ट इन्होंने बताया कि डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। और मैम किन्हीं दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज ना हो। ओके, आप बोल रहे हैं कि ये सपोज आपकी बॉडी है और ये एक पॉइंट ए ले लिया, ये एक पॉइंट बी ले लिया। ओवर द टाइम इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, जब आप बहुत सारे मान लो फोर्सेस भी अगर लगा रहे हैं। यही बोल रहे हो आप? सही बोल रहे हैं। यस मैम। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एनी टू पॉइंट्स यू कैन कंसिडर, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यस, एक बच्चे ने बताया है डेफिनेट, गौरव डेफिनेट शेप एंड साइज, बिल्कुल डेफिनेट शेप एंड साइज। आपको आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे से क्लियर है रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा और उनके दो पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, या डेफिनेट शेप एंड साइज है। बट रियलिटी देखो क्या है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती, ठीक है। नो बॉडी इज परफेक्टली
नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड बॉडी। यानी कि जब आप उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं तो उसकी शेप में कुछ चेंज हो सकता है। समझ आया यहां तक कि कोई भी बॉडी आपकी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती है। तो ये था रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट कि हमने पढ़ा डिफॉर्मेशन नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स चेंज नहीं हो रहा है, शेप एंड साइज से डेफिनेट है, लेकिन रियलिटी क्या है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिसिटी, ठीक है। और सेकंड प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक बॉडीज। अब इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने रबड़ देखा है? रबड़ यस जब हम मैम। उसको खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो अपनी जो शेप है वो उसको रिगेन कर लेता है ना। यस मैम। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी। एनी बॉडी which has tendency to regain its shape and size after removal of deforming force, जो मैंने फोर्स लगाया अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले, वो होती है इलास्टिक बॉडीज। और ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। तो मैं आपको एग्जांपल और देती हूँ। रबड़ का तो सबको समझ में आता है। क्या ये इलास्टिक बॉडी है? ये मेटल का स्केल है। हाँ जी मनीषा, रिगेनिंग टेंडेंसी फाइन, ऐसे भी बोल सकते हो। ये बताओ क्या ये इलास्टिक बॉडी है? नो मैम। यहीं पे एक मिसकंसेप्शन है। ये आपकी रबड़ से ज्यादा इलास्टिक होती है फिजिक्स के टर्म्स में। देखिए अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ ना, दिख रहा है आपको? यस मैम। और अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसने अपनी शेप और साइज रिगेन कर लिया या नहीं? यस मैम। तो ये एक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिसिटी है, कॉपर है ये, बल्कि आपकी ज्यादा इलास्टिक होती है। और ये ज्यादा इलास्टिक क्यों होती है ये आप आगे भी, अभी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि क्यों मैं इसको ज्यादा इलास्टिक बोल रही हूँ। मैम फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आफ्टर रिमूवल द पोर्स ऑन द बॉडी इट रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओरिजिन। हाँ आप ओके मैम। कॉन्सेप्ट समझिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो डेफिनेशंस है ना प्रॉपर, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है तो उधर वेस्ट नहीं करते। बाकी मैं ट्राई करूंगी जो बहुत जरूरी है मैं लिखूंगी की। आपको नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, वहां आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन का प्रॉब्लम नहीं लो। वैसे मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एनी बॉडी विच हैज टेंडेंसी टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हाँ जी नोट्स आपको मिल जाएंगे। यस गौरव इज राइट, इट हैज वेरी हाई रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी में आगे फिर एक्सप्लेन करूंगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, प्लास्टिक बॉडी क्यों आएंगी फिर? मैम जो तो रिगेन उनका नहीं करेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, एनी बॉडी जिसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, उसकी शेप बदल गई, तो क्या हो जाएगी? मतलब जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा, परमानेंट उसका शेप बदल गया, साइज बदल गया, तो वो होती है प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिसिटी। मैं एग्जाम्पल्स बता देती हूँ आपको, कुछ कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। इलास्टिक बॉडी का क्वार्ट्स नियरली जैसे आपकी कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती ना, वैसे ही आपके पास कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती, ठीक है। मान लो अगर ये आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको प्रेस कर दूं तो ये अपनी शेप को थोड़ा, इसकी डिफॉर्मेशन हो गया ना, डिफॉर्मेशन शेप तो बदल गया, लेकिन इसने कुछ पोजीशन को अपना रिगेन कर लिया, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक तो है नहीं और परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं है, क्योंकि वो उतने ही शेप पे नहीं रहा। मैंने इतना दबाया था, इतना भी नहीं रहा, थोड़ा सा इसने रिगेन किया, बट ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाया। समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ आपको? यस मैम। तो यानी कि आपके पास कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं होती, बट देयर आर फ्यू एग्जांपल जो नियरली मतलब जो इलास्टिक और प्लास्टिक है। जैसे क्वार्ट्ज हो गया, दूसरा आपके पास है एक फोस्फर ब्रॉन्ज। फोस्फर, आपको मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है? छोटा तो नहीं दिख रहा? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है। अब मेरे को आप एग्जांपल दोगे प्लास्टिक बॉडी का कि भाई ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो दोबारा से अपनी शेप जो है गेन नहीं कर रही हैं जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया। बिल्कुल सही, गौरव ने आंसर सही किया है। आटा तो पता है ना आपको, आटा गूंथते हो आप, अगर उस आटे को मैं ऐसे दबा दूं तो क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप को और साइज को रिगेन करता है?
नहीं No, करते? ma'am. No, ma'am. यस, तो एक No, ma'am. एग्जाम्पल तो गौरव ने बहुत सही बताया, डॉग। इसके अलावा बताओ एनी अदर एग्जाम्पल। चलो लेट मी हेल्प यू। सैंड, सैंड बताओ। अगर आप चल रहे हो मान लो, तो आपका फुटप्रिंट आता है ना, ऐसे दब जाता है नीचे। सैंड भी तो एक मटेरियल है ना, तो दोबारा से तो नहीं ऊपर आता। देखिए, और आपके पास हो गया जैसे मड या पुटी। ठीक है, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आपको मतलब इन जनरल, जैसे ही आपको मैं बोलूं इलास्टिक बॉडी, तो दिमाग में आ जाए कि हाँ ये होता है। प्लास्टिक बॉडी तो दिमाग में आ जाएगी ये होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझा है, रिजिड बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, और उसके कुछ फ्यू एग्जांपल्स हमने किए। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछिए बेटा। क्ले, यस, क्ले इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। प्लास्टिक बॉटल्स है मान लो, अगर मैं उसको क्रश कर दूं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज, अच्छा बताओ कि पूरी तरह रिगेन कर लेगा? No, No, ma'am. ma'am. कई बार ऐसे आवाज आती है कटक कटक, थोड़ा थोड़ा तो रिगेन करने की कोशिश करता है पर पूरा नहीं जाता, तो इट्स नॉट परफेक्टली प्लास्टिक एंड इट्स नॉट परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो मैं अब आपको इस चीज को एक मॉडल से समझाने की कोशिश करूंगी। अब मान लीजिए यही है, और आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी अगर करोगे, मतलब आप इसको 10⁻⁻10 मीटर के आसपास ले जाओ, तो इसमें आपको क्या दिखेंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस, पढ़ा है सबने? Yes, ma'am. बिल्कुल। तो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये मान लीजिए एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी ले सकते हो आप। ये आपके पास बी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है r0। इस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, स्टेबल है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं किसी तरीके का मान लो इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाती हूँ, इसको मैं ए के पास लेके जाती हूँ, तो कौन से फोर्सेस आ जाते हैं पिक्चर में? रिपल्सिव फोर्स, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से जब आप आगे जाते हो तो वो उसको दूर भगाने की कोशिश करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करता है, राइट? Yes, सही है। ma'am. और अगर आप इस डिस्टेंस से दूर जाते हो, अगर मान लीजिए आप यहां तक आ गए, तो क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं। तो कोशिश क्या रहती है एटम मॉलिक्यूल्स की? इस डिस्टेंस पे अपने आप को स्टेबलाइज रखना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप मतलब ये देख पा रहे हो ना कि जैसे अगर दूर लेके जा रही हूँ तो अट्रैक्ट कर रहा है, पास लेके आ रही हूँ तो दूर लेके जा रहा है। तो स्प्रिंग सिस्टम भी ऐसा ही होता है। अगर ये स्प्रिंग है और मैं इसको जेंटली पुल करूं और छोड़ दूं, तो अपनी पोजीशन पे आता है। Yes, ma'am. और मैं इसको कंप्रेस करूं, अगर सेकंड पार्ट इसका, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं इधर से उधर से और छोड़ दूं, फिर अपनी पोजीशन पे जाता है। Yes, ma'am. तो क्या हम इस बॉन्ड को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है? Yes, क्योंकि ma'am. पास लेके आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। अज्यूम कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ जी गौरव, बिल्कुल सही। लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे रहने की कोशिश करता है। जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस r0 है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और यहाँ पे वो लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, और जिस भी सब्सटेंस का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में जाता है वो स्टेबल होता है, और हर एक सब्सटेंस स्टेबल रहने की कोशिश करता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आपने पढ़ा होगा, एक इस तरीके से कुछ पढ़ा है। ये जो है एक्स है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। गौरव को मैं बता रही हूँ, इसी के रिगार्डिंग आप बता रहे हो ना कि यहाँ पर जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ये दो एटम्स के लिए बनाया हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम है बताइए मेरे को। ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब आप डिस्टेंस को कम करते जाते हो तो इस डिस्टेंस पे आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही आप इससे आगे जाते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। समझ रहे हो? ये यही चीज है, सेम टू सेम। अगर आप जैसे दूर, ये r0 डिस्टेंस है, ये वाला r0 डिस्टेंस है। अगर इससे आगे मैं जा रही हूँ और इससे मैं पीछे जा रही हूँ, तो वो जो मॉलिक्यूल है या एटम है वो स्टेबल नहीं रह रहा है,
ठीक है, किसी को इससे प्रॉब्लम हो कुछ तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अभी के लिए एक बेसिक समझिए कि दो एटम्स के बीच में जो ये आपके पास बॉन्ड है, इसको आप एज अ स्प्रिंग कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से पास अगर गए तो एटम्स एक दूसरे को या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर अगर गए तो उसको पास लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास एक 3D पिक्चर है, बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, सबके बीच में जो है स्प्रिंग हो गया। अब अगर मैंने इस सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स लगाया या इस एटम पे मैंने कोई फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा और ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगी, ये वापस से जो फोर्सेस हैं उसको उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो यस ये मैं मैम। आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि भाई इसके अंदर इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ऐसा कैसा हो गया कि वो वापस से अपनी पोजीशन रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो बेसिक रीजन है वो आपके पास होता है इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो इलास्टिक और इलास्टिसिटी भी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं इस सब्सटेंस पे फोर्स लगाती जाऊंगी, कितना ही लगा दूं और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहां ये टूट जाएगा। बताइए, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये टूट जाएगा। ये टेबल भी है, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये एक पॉइंट पे टूट जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक लिमिट। कोई भी बॉडी जो है, इलास्टिक लिमिट, ये मैक्सिमम जैसे फोर्स लिमिटिंग है। फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन के केस में। फ्रिक्शन क्या बोल रहे हो? मैम जैसे फ्रिक्शन के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है, इसमें भी वही है सेम। हाँ जी, तो अब जब आप, ये मैक्सिमम फोर्स है जहां तक कि वो अपनी पोजीशन जो है या साइजेस शेप्स हैं रिगेन कर सकता है। इस पॉइंट के बाद क्या है, उसमें कोई ना कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन रहने लग जाएगी, ठीक है। इसका पूरा कर्व है कि हम लोग जैसे फोर्सेस या स्ट्रेस जो है बढ़ाते जाएंगे तो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए समझो कि आपका एक पॉइंट तक ही इलास्टिसिटी है, इलास्टिक बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कितना भी फोर्स आप लगा सकते हो, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। लाइक इफ वी अप्लाई वेरी मच फोर्स ऑन रबर इट वुड बी, यस, रबर भी आप देख लो, एक पॉइंट तक अगर हम रबर जो है उसको खींचेंगे, अगर उसको ज्यादा खींच दिया तो टूट जाएगा ना। वो जो मैक्सिमम फोर्स है जहां तक वो टूटा नहीं था और उससे थोड़ा सा ज्यादा किया तो वो टूट गया, वो इलास्टिक लिमिट है। क्लियर है सबको? एक और टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्प्रिंग में हो सकता है। हाँ जी, स्प्रिंग 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 में भी ऐसा ही है। आपने आपके जो पेन में स्प्रिंग है ना, कभी करके देखना, जेंटली पुल या पुश करोगे तो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा खींच दोगे तो वैसा नहीं रहता ना, वैसे लंबा लंबा ऐसे 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 शेप हो जाती है ना उसकी, ऐसे ऐसे ऐसे। यस मैम। तो एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसा फोर्स था जिसके ऊपर वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म होती है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग में क्या होता है कि मान लो कि अगर आप स्प्रिंग भी जो है थोड़ा थोड़ा भी ऐसे ऐसे करते रहोगे, कोई इलास्टिक या रबड़ भी जो उसको ऐसे ऐसे करते रहोगे तो लूज जो हो जाते हैं। रिपीटेडली अगर फोर्स लगाना हटाना तो उसमें भी जो है इलास्टिसिटी रिमूव होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। तो ये था आपका स्प्रिंग बॉल मॉडल, यानी कि हम इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं सॉलिड्स को। वहां जब हमने जूम 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 करते गए हम लोग, तो हमने पाया कि उनके बीच में भी ऐसे फोर्सेस हैं जो उनको इक्विलिब्रियम पे रखते हैं। अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, हटाया तो वापस से उस पे आने की कोशिश करेगा। और अगर ये फोर्स आपने एक्सटेंड, यहीं से समझ लो, अगर आपने ये फोर्स बहुत ज्यादा कर दिया तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं ना। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, जिस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएंगे वहां तक है इलास्टिक लिमिट। इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, बॉडी वापस अपनी पोजीशन या अपनी शेप या साइज पे नहीं जा सकती। सबको क्लियर है स्प्रिंग बॉल मॉडल? मैसेज कीजिए या माइक ऑन करके बताइए। यस मैम। ठीक है, तो Yes, अब ma'am. आप मेरे को बताएंगे सबसे पहला हमने क्या किया था, इलास्टिक उससे भी पहले कुछ पढ़ा था। मैम रिजिड बॉडी पढ़ा था सबसे पहले। हम रिजिड बॉडी
बिल्कुल, सबसे पहले रिजिड बॉडी समझा, ठीक है, फिर हमने पाया कि रिजिड बॉडी परफेक्टली कोई नहीं होती, ठीक है, ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिसकी शेप हमेशा ही वैसी रहेगी जो आप फोर्स लगाते रहो, फोर्स लगाओगे तो कुछ बदलेगा, ठीक है। वो बदला क्या कि दो पिक्चर आ गई हमारे, एक तो आ गई इलास्टिसिटी, एक आ गया प्लास्टिसिटी। जो अपनी शेप और साइज को दोबारा रिगेन ही नहीं कर रहा जब हमने फोर्स हटाया, वो हो गया प्लास्टिक बॉडीज, जो रिगेन कर रहा हो गया वो इलास्टिक बॉडीज। यहाँ भी एक चीज आई कि कोई भी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी लॉसेस होते हैं जब ये बॉन्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं ना, तो वहां कोई ना कोई एनर्जी लॉसेस होते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं पर होते हैं। और एक पॉइंट देखा कि ज्यादा फोर्स लगा दिया, इलास्टिक लिमिट तक लगा दिया, मतलब इलास्टिक लिमिट तक तो ठीक है, इससे थोड़ा भी ज्यादा कर दिया तो आपके पास इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इलास्टिक फटीग यानी कि रिपीटेड आप लोड या अनलोड करते हो, उससे भी आपके पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो कम होती है। और स्प्रिंग फिर लास्ट हमने देखा कि स्प्रिंग बॉल मॉडल, लाइक हमने बेसिक से देखा, बिल्कुल बेसिक से अंदर जाके इसमें कि क्या हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। चलो अब हम डेली लाइफ का देखते हैं कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी जरूरत क्या है हमको, कोई बता सकता है? हिमांशु, कैन यू टेल दैट? विहान, गौरव, मनीषा, क्रिश, anybody of you, why we are studying elastic properties या mechanical properties of solids? What is the importance of this chapter? चलो अच्छा बताओ, आप लोगों ने कभी पुल क्रॉस किया गाड़ी में? यस मैम। ठीक है, उस पुल में क्या लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, यस रोड्स मैम। लगते हैं ना, लोहे की रोड्स लगती हैं, कंक्रीट लग रहा है, ठीक है, उसकी एक लाइफ है, ऐसा नहीं है कि वो बना दिया तो हमेशा रहता है। या फिर आप और एग्जांपल्स ले सकते हो, मान लो कि आपके पास ये एरोप्लेन्स हैं, गाड़ियां हैं, हम सब मटेरियल वर्ल्ड है ना, हमारे चारों तरफ मटेरियल ही मटेरियल यस है ना। मैम। मान लो कप है, गिर गया टूट जाएगा, प्लास्टिक का है नहीं टूटेगा, ठीक है। जैसे आपके पास कोई यही चीज है, अगर ये इलास्टिक नहीं होता और मैं ऐसे कर देती तो ये ऐसी ही शेप में रह जाता, राइट? यस मैम। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस है। जैसे ब्रिजेस पे क्या है कि उनका मटेरियल इस तरीके से डिजाइन होता है कि उसके ऊपर मैक्सिमम लोड कितना होता है वो पहले से डिजाइन है। अगर उसमें वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मान लीजिए 100 गाड़ियां होंगी उसके ऊपर, इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया, उसके बाद तो कोलैप्स हो जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। तो ये चीजें काम आ रही हैं आपके जब आप बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं, ब्रिजेस डिजाइन कर रहे हैं, गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, टायर्स वगैरह बना रहे हैं, या फिर दो जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वहां पर ये काम आ रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस मैम। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग दीज प्रॉपर्टीज। यार ऐसे ही नहीं डाल दिया ये, अभी तो आप बहुत बेसिक देख रहे हो, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पढ़ोगे, ठीक है। आप जब आगे कंपनीज में ज्वाइन करेंगे, आप खुद कैलकुलेट करके बताओगे कि ये भाई इसकी इलास्टिक लिमिट है तो हमको ये वाला मटेरियल यूज करना है, क्योंकि हर एक मटेरियल का अलग इलास्टिक लिमिट है। ये जो स्टील है, ये इस फोर्स पे इतना बेंड होता है, शायद आयरन का इतना बेंड होता, ठीक है। तो सबका इलास्टिक लिमिट अलग है, उस हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट होता है। समझ रहे हो? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर। अब यहाँ तक बताओ मेरे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? 8:43 हो गए, 8:45 तक आपकी क्लास थी, कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ। क्या पूछ रहे हो हिमांशु आप? पुल में व्हीकल्स जाते हैं तो वो हल्का बेंड हो जाता है, वो सब उस ये प्रॉपर्टीज आप जो है ना ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, ये जो बेंडिंग वाला भी कि कितना बेंड देना है मटेरियल को, कितना बेंड देना है, वो सब पढ़ोगे आप आगे। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इससे आगे मैं बता देती हूँ, हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे वो होंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम ये टॉपिक्स करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है, आप पहले ये समझे कि हम ये प्रॉपर्टीज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए इलास्टिक बॉडीज क्या है, प्लास्टिक बॉडीज क्या है, दोनों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए,
इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक फटीग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्लास खत्म करें। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन सा था। पेस हम क्लास का वैसा रखेंगे जैसा आपको चाहिए। अगर आपको बेसिक्स का बहुत वो है कि भाई मेरे को करना ही है तो थोड़ा सा स्लो चल लेंगे, और यूं है कि अगर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे। और मैं चाहती हूँ जब भी हम न्यूमेरिकल करें आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं है मैंने यहाँ पे कर दिया और आपका हो गया। साथ में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे आप मेरे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस कि मैम। जब तक जो आपने सीखा अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते ना बेटा, वो फिर आपको मतलब कुछ टाइम के लिए याद रहते हैं फिर आप भूल जाते हो। जैसे जो डॉक्टर्स बनेंगे उनके लिए बता दूं, एमबीबीएस करके अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, 1 साल 2 साल का जो ट्रेनिंग होता है वो नहीं किया, तो पूरा 5 साल का एमबीबीएस वेस्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, और जो सीखा उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम से, न्यूमेरिकल से डरे नहीं, आई एम हियर फॉर यू। डॉक्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इलास्टिसिटी पूछ रहे हो? जो आपके ऐसे ऐसे डिवाइसेस लगते हैं ना, हार्ट में भी डिवाइस लगते हैं, कई बार हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं, इतने ज्यादा फ्रैक्चर हो जाते हैं कि उनके बीच में हमको कोई ना कोई रोड लगानी पड़ती है। जैसे आपका बोन फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर ऐसे मेटल की रोड लगती है, तो वहां उसका प्रॉपर्टी का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वहां ये सब चीजें मैटर करती हैं। मटेरियल यूज जहां आप कर रहे हो वहां ये चीज मैटर करेगी। ठीक है, क्लियर है मांशु? If we cross capability of deforming force of an object, then it would be permanent deformation. So should I say yes? That is called plastic region. वो प्लास्टिसिटी ही होती है। ठीक है, दैट इज प्लास्टिक बेटा। जब आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं वो प्लास्टिसिटी हो जाती है प्रॉपर्टी, वो इलास्टिक नहीं रहा उस टाइम। Steel scale is plastic. No, it is elastic. It is elastic till your elastic limit is not reached. इलास्टिक लिमिट के बाद जो है, जब इसमें मैं इसको बहुत ज्यादा मोड़ दूंगी तो वैसे ही जब रह जाता है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन जब आती है तो वहां वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? मान लीजिए कि मान लीजिए मेरे को जो है एक बॉक्स बनाना है, स्टील का बॉक्स बनाना है, तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे वो पॉइंट चाहिए जहां पे वो शेप मेंटेन करके रखे। चाहिए या नहीं चाहिए? इलास्टिक पॉइंट तो वहां पर नहीं चाहिए ना, वहां हमको चाहिए वो कि वो अपनी शेप को रिगेन करके, मतलब शेप जो उसकी चेंज मैंने अगर ऐसे कर दिया तो ये ऐसे ही रही। डब्बा तो तभी बनेगा, अगर उस वापस ही खुलने लग गया तो डब्बा ही नहीं बनेगा। तो जरूरी है हमारे को जो है उस केस में जो ये इलास्टिक लिमिट है उससे आगे आपको पॉइंट रखना पड़ेगा। या नथिंग इज परमानेंटली इलास्टिक और प्लास्टिक। आफ्टर दिस अगर आपको फिर भी डाउट रहते हैं, वी विल डिस्कस इट टुमारो। तब के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, कल मिलते हैं सभी। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा। यू कैन लीव द क्लास बेटा। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। डिनर नहीं किया जिसने कर लो, मैं भी अभी करूंगी। बाय। अभी मैं हूं, अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ओके एवरीबॉडी, टाइम कंप्लीट हो गया अपना। बाय, गुड नाइट।